हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में जो लोग काफ़ी समय से प्रवक्ता या फिर पीजीटी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए आयोग की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। आयोग ने 624 पदों के लिए बालक और बालिका वर्ग दोनों में पदों के लिए जो विज्ञापन जारी किया है। तो इसमें आपके जो बालक वर्ग हैं उसमें आपके टोटल 549 जो है आपके पद हैं। ये आपके सब्जेक्ट और ये आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पद हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो बालिका वर्ग है उसमें आपके टोटल 75 पद हैं और ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसी नोटिफिकेशन के बारे में कि आपकी जो है कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और आपकी लास्ट डेट क्या है, आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, क्या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको बीएड की ज़रूरत है या नहीं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ। इसके अलावा जो पीजी एप्रिंग में है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, आपको क्या जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, इंटरव्यू होगा या नहीं। इसके अलावा जो बालक वर्ग जो पुरुष हैं वो बालक और बालिका दोनों में अप्लाई कर सकते हैं ना, इसी प्रकार आपकी जो महिलाएं हैं वो बालक और बालिका दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं, ठीक है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं। तो आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, इसके लिए आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। ये जो आपके नोटिफिकेशन है इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पे जाके एग्ज़ाम साथी सर्च करके भी हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है अलग अलग सब्जेक्ट का, कि आपका ऐसे फिजिक्स का क्या है, केमिस्ट्री का क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियां आपकी कौन कौन सी हैं। तो आपके जो पंजीकरण आरंभ होने की तिथि है वो 9/6/2022 मतलब 9 जून। शुल्क जमा करने की तिथि भी आपकी है, आप 9 तारीख से शुल्क भी जमा कर सकते हैं। पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो 3 जुलाई। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो 6 जुलाई और आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने की जो तिथि है वो आपकी है 9 जुलाई, ठीक है। तो ये आपकी हो गई महत्वपूर्ण तिथियाँ। ये आपकी है आवेदन शुल्क कितना है, तो अनारक्षित सामान्य के लिए है आपका 700 और ये 50 750। ईडब्ल्यूएस के लिए 650, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450 और एसटी के लिए 250, ठीक है। आपका देखो इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए रिलैक्सेशन है फीस में, तो इसमें आपको जो है 10% का रिजर्वेशन भी इनको मिलने वाला है, ठीक है। इसमें आपकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, अब इसमें देखो आपकी लिखित परीक्षा है, साक्षात्कार है, इसके अलावा आपको जो है विशेष योग्यताओं के अंक, ठीक है। तो इसमें 3 आपके हैं, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और विशेष योग्यताओं के अंक, ठीक है। तो 85% आपका जो वेटेज है वो लिखित परीक्षा का है, 10% जो आपका है वो इंटरव्यू का है, इसके अलावा 5% आपका जो वेटेज है वो आपके हो जाएगा विशेष योग्यताओं का, ठीक है। अब ये तो आपका इंटरव्यू का पैटर्न है, ठीक है। अब आपका जो विशेष योग्यताओं का है उसमें देखिए, अगर आपने डॉक्टरेट उपाधि की है मतलब अगर आप पीएचडी हैं तो आपको 2% अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर टोटल आपका 500 का है तो 2% आपको हो जाएगा 10 अंक, ठीक है। 10 अंक मिलेंगे आपको पीएचडी के। अगर आपने एमएड किया है, ठीक है, बीएड के बाद आपने एमएड कर रखा है तो आपको एमएड के मिलेंगे 2%, तो ये भी आपको हो जाएंगे 10 अंक, ठीक है। अगर आपने केवल बीएड किया है तो इसका आपको मिलेगा 1% मतलब 5 अंक। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप बीएड और एमएड का एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि बीएड के बाद ही आप एमएड करेंगे, तो ऐसा नहीं है आपने बीएड से भी फ़ायदा ले लिया और एमएड से भी, ठीक है। अगर आप बीएड से लेंगे तो फिर आपको एमएड का नहीं मिलेगा और आप एमएड लेंगे तो आपको बीएड का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई एक ही फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर आपने राज्य स्तर की किसी जो है राष्ट्रीय स्तर की किसी खेलकूद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया उसके लिए हो गया 1% और 1% ये आपको हो जाएगा 5 अंक, ठीक है। तो इन दोनों में से तो आप कोई एक ले ही सकते हैं। तो अगर आप मान लो मैक्सिमम 10 वाला ले रहे हो, इसको हटा दो तो आपको हो जाएगा 10 10 5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम 25, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 25 अंक का यहाँ से वेटेज ले सकते हैं, ठीक है। अब हम अलग अलग देख लेते हैं इसमें आपका क्या है। तो आपका जो लिखित परीक्षा है वो आपकी होगी 425 अंक की, ये आपको हो जाएगा 85%, ठीक है। टोटल 500 है इसमें आपके अंक। साक्षात्कार है आपका 50 अंक का, ये आपको हो जाएगा 10%, ठीक है। और आपके जो अभी मैंने बताया था जो अंक आपको मिल रहे थे योग्यता के, विशिष्ट योग्यता के, वो आपके हो जाएंगे 25 अंक, ये आपके हो जाएंगे 5%। टोटल आपका हो गया 100%।
और आपका हो जाएगा ये 500 अंक का। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका लिखित परीक्षा का क्या पैटर्न है। तो आपकी जो लिखित परीक्षा है उसमें आपके टोटल 425 अंकों की होगी। ठीक है, और 125 प्रश्न होंगे। अगर आप 125 से 425 को डिवाइड करेंगे तो आपका प्रत्येक प्रश्न बैठेगा 3.4 अंक का। ठीक है, तो 3.4 अंक का आपका एक प्रश्न होगा। ठीक है, इसमें आपकी 2 घंटे की समय अवधि होगी, मतलब 125 प्रश्न और 120 आपका मिनट समय होगा। ठीक है, इसमें आपके जो है बहुविकल्पीय प्रकार के, मतलब मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। ऐसा नहीं है आपको लिखना है। ठीक है, लिखित परीक्षा का मतलब ऐसा नहीं है आपको लिखना है, आपके जो टिक वाले ही प्रश्न होंगे जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्स में आपके आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपके किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपकी किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग है इसमें आपका नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें तो आप सभी प्रश्न करें, चाहे आपको आते हो चाहे ना आते हो। जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो हम क्यों छोड़ें प्रश्न। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको पता होता नहीं है, वो लोग कुछ प्रश्न छोड़ आते हैं। ठीक है, तो अगर आपके 2-4 भी तुक्के में सही हो जाएंगे तो क्या उसमें नुकसान है। ठीक है, वही आपको अंदर और बाहर कर देते हैं 2-4 प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से धड़ल्ले से सब करें और आपकी जो मेरिट बनेगी वो जो है सभी के अंकों को मिला करके बनेगी। ठीक है, लिखित, साक्षात्कार और जो विशिष्ट योग्यता के अंक हैं उनको। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बालक और बालिका वर्ग में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आप ये अगर पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्थान में अध्यापक के नियुक्त पात्र नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपके जो पुरुष हैं वो बालिका संस्था में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आप संगीत विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप नेत्रहीन हैं तो आप बालिका वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो बालक और बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो महिलाएं चाहे तो बालक से भरें चाहे बालिका से भरें, लेकिन आपको केवल एक ही से भरना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने बालक से भी भर दिया और बालिका से भी। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कितने सब्जेक्ट से आप भर सकते हैं ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। तो अगर आपका एक से ज़्यादा जो है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, मान लो आपने मैथ से भी आपने एमएससी कर रखा है और आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री से भी आपका है, तो आप जो है दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका मान लो हिंदी से भी है, संस्कृत से भी है एमए, तो आप दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो जितने सब्जेक्ट से अप्लाई करें। ठीक है, अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आपकी जो है 1 जुलाई 2022 को जो है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और की जो मैक्सिमम है वो 60 साल है। ठीक है, आप लोग थोड़ा चौंक रहे होंगे, लेकिन अभी मैं आपको नोटिफिकेशन से जो है इसको दिखा दूंगा। ठीक है, इसमें आपकी जो आवेदन की तिथि है वो अर्हता की तिथि है वो आवेदन की अंतिम तिथि मानी जाएगी। मतलब आपको 3 जुलाई तक सारी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी है परास्नातक, मतलब आपने पीजी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन केवल और केवल। ठीक है, बीएड की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि बीएड की ज़रूरत है तो वो लोग उसको दिमाग से निकाल दें। केवल और केवल अगर आपने स्नातक किया है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएड के की ज़रूरत पड़ती है आपको DSSS या सेंट्रल स्टेट के जो एग्ज़ाम है, सेंट्रल के एग्ज़ाम है उनके लिए। ठीक है, पीजी के साथ, बट यूपी में आपको केवल और केवल पीजी की ज़रूरत है, बीएड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अपीयरिंग की बात करें तो जिन लोगों के पीजी फाइनल ईयर या फिर 4th सेमेस्टर वाइज है, अगर तो 3/7/2022 तक आपके अगर फाइनल ईयर या 4th सेमेस्टर का जो है परीक्षा परिणाम आ जाएगा तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो जिन लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और रिजल्ट नहीं आया वो लोग कोशिश करें कि 3 जुलाई तक जो है उनके अंतिम ईयर या 4th सेमेस्टर का परिणाम आ जाए। ठीक है, और जिनके एग्ज़ाम हुए ही नहीं है तो उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कब एग्ज़ाम होंगे फिर कब तक रिजल्ट आ पाएगा। ठीक है, तो अपीयरिंग के लिए कंडीशन ये है कि 3 जुलाई तक जो है आपका हर हाल में फाइनल ईयर का या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए। ये देखिए आपके एज से रिलेटेड है, तो 1 जुलाई 2022 तक जो 21 साल से कम ना हो और 60 साल से अधिक ना हो। ठीक है, तो आपकी जो एज लिमिट है वो है 21 से 60। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जो है 18 से 40 साल होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, 21 से 60 साल है आपकी एज लिमिट। ठीक है, आप देख लेते हैं जो अदर स्टेट वाले हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो आप इसका 13 का 3 नंबर अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग SC ST या रिजर्व कैटेगरी से हैं और आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है,
इसके अलावा वो क्या है, सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो अदर स्टेट वाले हैं वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC वगैरह से, तो उनको किसी भी प्रकार का जो है आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। वो लोग सामान्य श्रेणी में ही जो है अप्लाई करें। ठीक है, उनको सामान्य श्रेणी का ही माना जाएगा। इसके अलावा आपकी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको पिता के पक्ष में निर्गत जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ऐसा क्यों है, अगर मान लो कोई जनरल की कैंडिडेट है, फीमेल है, उन्होंने OBC से शादी कर ली, ठीक है, तो पति तो OBC हैं, अगर आप पति की तरफ से जाएंगी तो फिर आप OBC में हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको क्या है, पिताजी की तरफ का जो आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जिससे आप जनरल में ही रहें, आप OBC का फ़ायदा ना उठा पाएँ OBC कैंडिडेट से शादी करके। ठीक है, तो इसलिए पिता के पक्ष से निर्गत जो है जाति और निवास प्रमाण पत्र जो है आपका मान्य होगा।